जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा और लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक को। तो दोस्तों, भारत के सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सुदर्शन पटनायक जी हैं, इनका संबंध ओडिशा राज्य से है और यह भारत के एक प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, यानी कि इनका काम है रेत पर मूर्तियाँ बनाना। तो ये रेत के कलाकार हैं और मूर्तिकार हैं। तो इन्हें ही अभी हाल ही में फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि उन्हें यह सम्मान कहाँ प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान इंग्लैंड में प्रदान किया गया है। तो इंग्लैंड में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया गया था। तो उसी दौरान एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें बहुत सारे रेत कलाकार आए हुए थे। तो उसमें जो भारत के सुदर्शन पटनायक हैं, उनकी रेत कला को पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, सुदर्शन पटनायक फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रतियोगिता में उनके द्वारा भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति बनाई गई थी, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। दोस्तों, बात करते हैं सुदर्शन पटनायक की। तो इनका जन्म हुआ था 1977 में ओडिशा के पुरी नामक शहर में और इनके द्वारा कई रेत की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें से उन्होंने 100 फुट लंबी सांता क्लॉज की मूर्ति बनाई है। इसके अलावा उन्होंने भगवान गणेश की दुनिया की सबसे बड़ी रेत की मूर्ति भी बनाई हुई है और उन्हें 2014 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उनके द्वारा बनाए गए 12 फीट के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार 2024 भी जीता था। तो ये भी उपलब्धि इनके नाम है। चलिए, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा मित्र भूषण सम्मान दिया गया है। आकर्ष श्राफ को अभी हाल ही में 2025 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है और भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है और गोवा के मोपा एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नोलैन गुरेर संदेश और बारुईपुर अमरूद किस राज्य से रिलेटेड हैं, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों प्रोडक्ट पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हैं। इन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अप्रैल 2025 में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा पश्चिम बंगाल के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिनमें से पहला प्रोडक्ट है नोलैन गुरेर संदेश, दूसरा है बारुईपुर अमरूद और तीसरा है कामारू कुर का सफ़ेद बोंडे। तो इनको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से अब पश्चिम बंगाल में जीआई टैग की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 32। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल के जिन 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है उनमें से नोलैन गुरेर संदेश है, जो कि एक पारंपरिक मिठाई है, और कामारू कुर का सफ़ेद बोंडे है, ये भी पारंपरिक मिठाई है। मुर्शिदाबाद का छना बोरा ये भी पारंपरिक मिठाई है और बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू ये भी पारंपरिक मिठाई है। तो इनको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बरुईपुर अमरूद ये कृषि से संबंधित प्रोडक्ट है और राधुनी पागल चावल ये भी कृषि से संबंधित है। तो इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा मालदा का निस्तारी रेशमी धागा यह एक वस्त्र है, तो इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये 7 प्रोडक्ट हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो राजधानी इसकी कोलकाता है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस, वन्यजीव अभ्यारण्य है जोर पोखरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सेंचल वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क हैं सुंदरवन नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और जलदापारा नेशनल पार्क और इसके अलावा गोरुमारा नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क
पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल की लोकेशन भी देख सकते हैं। इसकी सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं। तो भारतीय मुक्केबाजी दल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अपना अभियान 6 मेडल के साथ समाप्त किया है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो दोस्तों, जो पुरुष वर्ग की तालिका रही है यानी मेडल टैली रही है, उसमें भारत उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का जो पहला चरण है, जो अभी हाल ही में आयोजित किया गया है 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक, ठीक है, तो ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। तो इसी में दोस्तों पुरुष वर्ग में भारत ने 6 मेडल जीते हैं। और गोल्ड मेडल किसने जीता है, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। गोल्ड मेडल जीता है हितेश गुलिया ने। तो इस प्रकार से हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि तो ये पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी कप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा सिल्वर मेडल किसने जीता है? अभिनाश जामवाल ने। दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? जादूमणि सिंह मंडेगवाम ने और मनीष राठौर और सचिन और विशाल ने। तो इन सभी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन 2 स्थानों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मिताथल और टीगराना। तो इन दोनों स्थानों को अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता के समय का स्थान है। और दोस्तों, यह एक बंदरगाह रहा है। तो आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रसिद्ध बंदरगाह कौन रहा है? तो लोथल रहा है, जो कि गुजरात में है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता के स्थलों मिताथल और टीगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये दोनों स्थान 4400 वर्ष पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो इन्हीं को संरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा इन्हें पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है। ये स्थान प्रारंभिक कृषि समाजों के विकास, नगर नियोजन, शिल्प उद्योग, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मिताथल स्थल की। तो इसकी खोज सबसे पहले 1913 में की गई थी, जहां से समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश के सिक्कों का एक खजाना प्राप्त हुआ था। मिताथल स्थल में 1968 में खुदाई की गई थी, जिसमें ईसा पूर्व से 3री से 2री सहस्त्राब्दी के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले थे। तिगराना स्थल की बात करें तो इसकी बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व की मानी जाती है और यह क्षेत्र ताम्र पाषाण कालीन कृषि समुदायों, जिन्हें सोथी समुदाय कहा जाता था, के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, यानी कि सोथी समुदाय के द्वारा तिगराना स्थल को बसाया गया था। तिगराना स्थल हरियाणा के चांग, मिताथल, तिगराना और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं सीमा अग्रवाल जी, तो उनको अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का अभी हाल ही में डीजीपी या निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वो इस पद पर नियुक्त होने से पहले भारत सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग में डीजीपी के रूप में काम कर रही थी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो सरली बोचबे अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है। एन चंद्रशेखरन को अभी हाल ही में उद्यमिता और विकास पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। भारतीय अमेरिकी जय भट्टाचार्य को अभी हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाया गया है। स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड के केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है। और एसबीआई के सीएसएटी जो कि एसबीआई के अध्यक्ष हैं, उन्हें अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो अभी हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश अगले 2 साल के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अभी तक थाईलैंड बिम्स्टेक का अध्यक्ष था, अब अगले 2 साल के लिए कौन अध्यक्ष बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। तो बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनिस, उन्होंने ये अध्यक्षता स्वीकार की है। दोस्तों अभी हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है 4 से 6 अप्रैल 2025 तक। इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। इसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इस सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है। इसकी अध्यक्षता की है पैतोंगतार्न सिनावात्रा ने, जो कि थाईलैंड की पीएम है। दोस्तों बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो इसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला जाता है और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसमें बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 7 देश शामिल हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। दोस्तों इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, जो कि भारत के हैं। और बिम्स्टेक की आबादी कितनी है? लगभग 180 करोड़। इसकी जीडीपी है 3.74 लाख करोड़ की। दोस्तों बिम्स्टेक का प्रमुख उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनपीसीआई की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका सोहिनी राजोला को। तो दोस्तों सोहिनी राजोला अभी हाल ही में एनपीसीआई की कार्यकारी निदेशक नियुक्त की गई हैं। एनपीसीआई को हम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो उसकी कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त की हैं? सोहिनी राजोला। बात करते हैं एनपीसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। तो भारत में जो पेमेंट करने का पूरा सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है? एनपीसीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक संघ के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 देशों की यात्रा पर गई हैं? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल और स्लोवाकिया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई हुई हैं। तो वो पहले चरण में पुर्तगाल जाएंगी, फिर इसके बाद स्लोवाकिया जाएंगी। ठीक है, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए वो सबसे पहले रवाना हुई हैं। तो इस यात्रा का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करना, यानी पुर्तगाल और स्लोवाकिया के बीच में भारत के जो रिलेशन है उनको मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति जी की ये यात्रा हो रही है। तो यह पिछले 25 से अधिक वर्षों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन दोनों देशों की पहली राजकीय यात्रा है। वह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जोस पेट्रो एगुअर बैंक्रो से मुलाकात करेंगी। बात करते हैं पुर्तगाल की, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। लिस्बन इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबोलो डी सूजा, प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो और यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पर। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत को निजी एआई निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, तो 2023 में भारत ने लगभग 11,943 करोड़ का निजी निवेश आकर्षित किया है। अगर हम बात करें एआई निवेश के मामले में तो ये अमेरिका पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चाइना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि एआई निवेश के मामले में अमेरिका पहले, चाइना दूसरे और भारत 10वें स्थान पर है। दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, यानी स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। इसके अलावा जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है वहां पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा राजा गुप्ता सर का। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए बहुत ही इनफ है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं, 300 रुपये की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 300। तो ये कूपन कोड यूज करके आप इसमें 300 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक मिल जाएगी। दोस्तों, ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक के पैकेज को प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। तो आपको हर महीने ये ई बुक अपडेट करा दी जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है, पैकेज 100। तो ये कूपन कोड यूज करके आप सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो 2024 के लिए यही ऑफर है। तो 2024 की अगर आप पूरी ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो ये आपको मिल जाएंगी ऐप पर। और ऐप पर दोस्तों आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1 ईयर टॉपिक बाइज ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। पीएम मोदी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? श्रीलंका। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? थाईलैंड। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डेवलप की है? इजराइल। और महाराष्ट्र के किन शहरों में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा राज्य सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा? मुंबई, नागपुर, पुणे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नाटो के विभिन्न देशों ने किस कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है? ओटावा कन्वेंशन। अनंतनगर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? लखनऊ। देश में अब तक कितने घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी की आपूर्ति की गई है? तो 80.38%। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकेंड को शुरू किया है। इसमें केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 100%। और पीएम मोदी ने थाईलैंड के राजा महावज्रा लोंगकोर्न को किस शैली में बनी बुद्ध की पीतल की प्रतिमा उपहार में दी है? सारनाथ शैली। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान के कुछ प्रमुख आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 5 में संविधान के लागू होने पर नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये द हैग नीदरलैंड में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर द हैग बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और ऐप पर जब आप जाएंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर। और इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे हर एक एग्जाम के लिए 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं।